राधिका अपनी नई बहू उर्वशी की आरती उतारते हुए बोलती है। बेटा, ये कलश रखा है, उससे अपने दाहिने पैर से गिराकर अपने घर में प्रवेश करो। बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से खुशहाल हो गया है। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारे घर के लिए बहुत लक्की हो तुम। जी माँ जी, आपके घर की खुशियाँ ही बिखेरने आई हूँ। आपका सुख चैन नींद सब छीन लूंगी। घर की लक्ष्मी से कुलक्ष्मी कब बन जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा। कुछ कहा क्या बहू तुमने? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, अब हमारा घर और भी बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमारा परिवार पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारा परिवार तो पूरा हो गया है और तुम्हारे आने से तो बहुत ज्यादा खुशियाँ बिखर गई है घर में। तुम्हें पता है मेरा बेटा इतना खुश है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और तुम्हारे पापा जी, वह भी बहुत खुश हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तुम्हारे पापा जी बोलते हैं कि तुम उनके लिए बहुत लक्की हो। जब से तुम आई हो बिजनेस भी बहुत तरक्की कर रहा है। उर्वशी किचन में जाती है और खीर बनाने की तैयारी करती है और अपने आप से बोलती है। आज तो मैंने सबके लिए ऐसी खीर बनाई है कि याद करेंगे। आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। मैंने इस दिन के लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ खोया है, लेकिन आज वो दिन आ गया जब मुझे मेरी खुशियाँ मिलेंगी। मैंने इतनी मेहनत की थी। उर्वशी खीर बनाती है और फिर खीर लेकर बाहर सबको दे देती है। अपनी सास राधिका, अपने पति मोहित, अपनी ननद ज्योति, सबको एक कटोरी में खीर देती है। साथ ही खुद भी एक कटोरी में खीर लेकर बैठ जाती है। अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो पता चल रहा है खुशबू से ही कि खीर कितनी स्वाद बनी होगी। आज तो मैं और भी ज्यादा खीर खाऊंगी। बहू, ज्यादा बनाई है ना तूने खीर? माँ जी, मैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्या पता इसके बाद आप कभी खीर खा ही ना पाओ, एक खीर खाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब है तेरा बहू? मैं आगे कभी खीर क्यों नहीं खा पाऊंगी? अरे माँ जी, मैं तो बस यही मजाक कर रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा ही खीर खाओ, लेकिन मैं आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ ना। अगर आप ज्यादा मीठा खाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत खराब होगी तो ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे बारे में कितना सोचती है। भगवान तुझे हमेशा खुशी दे। माँ, आप अपनी बहू की तारीफ ही करती रहोगी या खीर भी खाओगी? मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। मैं तो सारी खीर खा जाऊंगी। फिर बाद में मत बोलना कि खीर नहीं बची आपके लिए। देख रही है ना बहू, कैसी बेटी है मेरी। तभी भगवान ने मुझे तुझ जैसी समझदार बहू दी है जो मुझे समझे, ना कि मेरी बेटी की तरह बच्चों वाली हरकतें करती रहती है। बहू के आते ही आप बेटी को भूल गई। सही है माँ, एक दिन देखना मैं भी चली जाऊंगी, फिर याद करते रहना मुझे। अरे, अब आप सब बातें ही करते रहोगे या फिर खीर भी खाओगे? खीर ठंडी हो रही है। चलो अब जल्दी जल्दी खीर खाओ और मुझे बताओ कि कैसी लगी है। बहू, तू भी अपनी खीर लिया, हम लोग साथ में ही खीर खाएंगे। जी माँ जी, मुझे पता था कि आप पहले यही कहोगी कि मैं भी खीर ले आऊं, इसीलिए मैं पहले ही अपनी एक कटोरी में खीर ले आई हूँ। सब लोग खीर खाने लगते हैं। राधिका और बाकी सबको खीर बहुत ज्यादा पसंद आती है। राधिका तुरंत अपने कमरे में जाती है और एक सोने का हार लेकर आती है और अपनी बहू उर्वशी को देते हुए कहती है। बहू, खीर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है, खाकर तो मजा ही आ गया। सच में तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है। हाँ भाभी, मुझे खीर बहुत अच्छी लगी। आप मुझे भी खीर बनाना सिखा देना। अब कोई सीखने सिखाने लायक बचेगा तब तो मैं किसी को सिखाऊंगी ना। अब बस थोड़ी देर और फिर सब खत्म। कुछ ही देर में घर के सभी सदस्यों को उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन उर्वशी को नहीं होती। आस पड़ोस के लोग वहां जाते हैं और सबको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर सबका इलाज करते हैं और उनके शरीर में जो जहर था उसे निकालते हैं। काफी समय बाद जब सब ठीक महसूस करते हैं तो डॉक्टर सबके आगे बताते हुए कहते हैं। आप सबने जहरीली खीर खाई है, जिसके कारण आपकी जान जाते जाते बची है। अगर आप सही समय पे हॉस्पिटल नहीं आते तो आप लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राधिका अपनी बहू से कहती है। बहू, जहरीली खीर? वह खीर तो हम सभी ने खाई थी, तूने भी खाई थी ना? तुझे कुछ नहीं हुआ?
पर हम सब यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। तूने क्या मिलाया था उसमें? और तेरी खीर को डॉक्टर साहब ने जहरीली खीर क्यों कहा? यह सब क्या है बहू? तू हमें मारना चाहती है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब बहुत कुछ हो सकता है। अब आपको एहसास हुआ कि जब खुद को अपनी मौत के करीब देखते हो तो कैसा लगता है? भाभी आप कैसी बात कर रही हो? आप और हम सब एक परिवार हैं। आप परिवार को मारना क्यों चाहती हो? और हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम आपसे इतना प्यार करते हैं। प्यार? माई फुट, इसे तुम लोग प्यार कहते हो? अरे कीचड़ में डूबे हुए लोग, तुम प्यार के बारे में जानते ही क्या हो? प्यार आखिर होता क्या है? तुम लोगों की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। तुम लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। बहू तू ये क्या बोल रही है? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया? तो किस बात की हमें सजा दे रही है तू? अरे बता तो सही, हमें हमारी गलती क्या है? अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो हमें गलती का पता तो होना चाहिए ना। याद है इंस्पेक्टर रवि? रवि राधिका के घर पर ज्योति के पैरों में गिड़गिड़ाता है और कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पूरा परिवार सब बिखर जाएगा, मेरी शादी होने वाली है, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं तो बस सच्चाई का साथ दे रहा था। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई का ये इनाम कैसे मिल सकता है मुझे? सच्चाई का साथ दिया था ना, तो आप सच्चाई का तोहफा भी लो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया था ना। तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं और हमारी पहुंच कितनी है। तुम अभी अभी इस शहर में आए हो और तुम्हें शहर में आते ही इतना बड़ा हाथ मारा। मेरी बेटी को कॉलेज से निकलवाया ना तुमने। अरे उसने करा ही क्या था? बस एक लड़के की रैगिंग ही तो की थी ना। कोई बात नहीं माँ, इन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवाया ये कह के कि मैंने एक लड़के की रैगिंग की है। अब देखना माँ, इनको मैं अब नौकरी से निकलवाऊंगी और घर से भी, और पूरी जिंदगी ना ये जेल में सड़ेगा, फिर अकल आएगी इसको। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इतने बड़े लोग हो। मुझे माफ कर दो। मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा, उस लड़के को भी समझा दूंगा। प्लीज ये सब खत्म कर दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। राधिका और ज्योति दोनों ही रवि की बात नहीं सुनते और उसे रेप का झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद रवि बदनामी की वजह से ही जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। उस रवि को आप कैसे जानती हो भाभी? वो तुम्हारा लगता क्या है? और तुम हो कौन भाभी जो तुम्हें ये सब पता है? मेरी रवि से शादी होने वाली थी। मैं रवि की प्रेमिका हूँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। और जब मुझे पता चला कि मेरे रवि के साथ तुम लोगों ने इतना सब किया है और तुम्हारी वजह से ही उसने आत्महत्या कर ली, तो मैंने ठान लिया था कि तुम सभी को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैंने आज खीर में जहर मिलाया था, लेकिन मैं ही तुम सबको हॉस्पिटल भी लेकर आई हूँ। जब हमने तुम्हारे साथ इतना सब गलत किया है तो तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हो? बस इसीलिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का तो पता चले। और मैं तुम्हारे घर में रहकर ही वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर चुकी हूँ, जिसका इस्तेमाल करके तुमने मेरे रवि को जेल पहुँचाया था। और इसीलिए मैंने तुम सबको बचाया भी है कि तुम साधारण मौत ना मरो, बल्कि जेल में घुट घुट कर अपनी अंतिम सांसें लो। उर्वशी अपनी झूठी शादी को खत्म कर देती है और अपने झूठे ससुराल वालों को पुलिस के हवाले कर देती है और फिर रवि की याद में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। रिंकी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी जिसने अब तक कई धारावाहिक में साइड रोल किए थे। रिंकी का घर दिल्ली में था, लेकिन वो अपने करियर के लिए मुंबई रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों के लिए रिंकी अपने घर दिल्ली आई थी। अब अपने घर आने के बाद ही जब सुबह के नाश्ते में रिंकी की माँ दामिनी रिंकी को ऑमलेट ब्रेड देती है, तो रिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ आपको मैंने रात में ही कहा था कि मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। चल थोड़ी देर में बना दूंगी, अभी तू यही खा ले, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। माँ आप रख दो, मैं खा लूंगी, मुझे थोड़ा सा काम है। अब दामिनी भी रिंकी को खाना देने के बाद अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब थोड़े समय बाद दामिनी रिंकी के कमरे में आती है, तो वो देखती है कि रिंकी सोई हुई है और उसका नाश्ता वैसे की वैसे रखा है। अब दामिनी उस नाश्ते को उठाकर ले जाती है और कुछ समय बाद ही अपनी बेटी के लिए वड़ा पाव बनाकर लाती है और रिंकी को उठाते हुए कहती है, रिंकी बेटा उठ भी जा, ये कोई सोने का समय है? ये ले, मैंने तेरे लिए बड़ा पाव बनाया है तेरी पसंद का। माँ सोने देते ना,
मुझे ये ऑमलेट ब्रेड नहीं खाना, मैंने आपसे कहा था ना। अरे देख तो क्या बना कर लाई हूँ। अब रिंकी वड़ा पाव का नाम सुनते ही जल्दी से उठकर उसे खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, वैसे आपने ये पहली बार ही बनाया है, पर जो भी है बहुत अच्छा बना है ये। सच में अच्छा बना है या झूठी तारीफ कर रही है? अब देर शाम रिंकी अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है तो रिंकी की दोस्त महिमा रिंकी से कहती है, रिंकी चल चलकर गोलगप्पे खाते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तुझे भी तो गोलगप्पे कितने पसंद हैं। अरे यार, मुझे नहीं खाने ये सब, मुझे तो बस वड़ा पाव खाना है, वो भी मुंबई जैसे। ठीक है, मत खा, यहाँ तो तुझे बड़ा पाव मिलने से रहा। अब रिंकी थक हार कर अपने घर आती है और अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मुझे महिमा बाहर भी ले गई तो उसने छोले भटूरे, मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे खा लिए, लेकिन मुझसे ये सब खाया ही नहीं गया, क्योंकि मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। प्लीज ना, आप मेरे लिए वड़ा पाव बना दो प्लीज। अभी मैं राजमा चावल बना रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली। माना तुझे वहाँ पर वड़ा पाव खाने को मिलते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बस वही खाती रहे। माँ, मैंने कह दिया है, आपकी मर्जी, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं कुछ और नहीं खा सकती हूँ। दामिनी रिंकी के कमरे में खाना तो रखा आती है, लेकिन वो खाना खाती ही नहीं। अब अगली ही सुबह दामिनी अपनी बेटी रिंकी से किचन में वड़ा पाव बनाते हुए कहती है, तेरी इन हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इतना भी क्या वड़ा पाव का शौकीन हो ना, कि तुझे किसी और चीज से कोई मतलब ही ना रहे। माँ, आप मेरे वड़ा पाव के बारे में कुछ भी ना कहो तो ज्यादा अच्छा है। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब मेरा वड़ा पाव ही मेरे साथ रहता था। हाँ बस बस, ये सब कहानी किसी और को सुनाना। दामिनी अब रिंकी को वड़ा पाव बनाकर देती है और फिर रिंकी से कहती है, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो उनके सामने कोई नखरे मत करियो। माँ, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। हर वक्त बच्चों की सुनते रहो तो वो अपने माँ बाप को ही बेवकूफ समझने लगते हैं, लेकिन इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ। माँ, खा लेने देते हैं, फिर ये बैड न्यूज सुनते हैं। वैसे भी आपके इस बात से नाराज होकर ये वड़ा पाव नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। अब अगले रोज ही रिंकी के लिए रिश्ता आता है और रिंकी को देखकर रिंकी की सास कुंती रिंकी से कहती है, वैसे बेटा, तुमने ये वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बनाया है, खाना तो अच्छा बना लेती हो। वैसे ये बताओ, शादी के बाद भी मुंबई जाने का इरादा है क्या? जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके एक्टिंग करियर से, बाकी आप जो भी ठीक समझो। चुप कर तू, मैंने अपनी होने वाली बहू से पूछा है, तुझसे नहीं। जी, जैसा आपको ठीक लगे। आप घर में रखना चाहें या मेरे करियर पर मुझे ध्यान देने के लिए कहें। हाय हाय दामिनी जी, आपकी बेटी तो बड़ी ही समझदार है। चलिए तो जल्दी ही डेट फिक्स करते हैं। अब कुछ समय बाद ही रिंकी की शादी राकेश से हो जाती है। अब रिंकी ससुराल जाती है और अपनी शादी के बाद पहले ही रसोई में वड़ा पाव बनाती है। और जब कुंती रिंकी से कहती है, बहू खाना बन गया हो तो मुझे भी दे दे, और खाने के साथ मीठा जरूर ले आइयो, मैं भी तो देखूं मेरी बहू ने खाने में क्या बनाया है। अब रिंकी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। खाने तक तो ठीक था, लेकिन रिंकी मीठा बनाने की जगह वड़ा पाव बना देती है और अपनी सास को बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी, मीठा तो हर घर में बनता है, लेकिन आप ये वड़ा पाव खाकर देखो, अपनी उंगलियां ना चाटते रह गए ना आप, फिर कहना। लेकिन बहू, वो रस्म होती है। रिंकी अब सास को वड़ा पाव खिला ही रही होती है कि तभी विमला का आना होता है और वो सास बहू का ये प्यार देखकर कहती है, क्या बात है कुंती, सास बहू के इस प्यार को किसी की नजर न लगे। आहा विमला, देखना मेरी बहू ने क्या बनाया है, वड़ा पाव। अरे वाह, क्या बात है, मैं भी एक दो टेस्ट कर ही लेती हूँ। अरे विमला आंटी, रुको, ये ठंडा वड़ा पाव है, मैं 2 मिनट में गर्मा गर्म वड़ा पाव बना देती हूँ। अब थाली में रखे वड़ा पाव को रिंकी किचन में ले जाती है और खुद से ही कहती है, एक तो इतने कम वड़ा पाव बनाए हैं, ऊपर से अब ये आंटी भी आ गई है खाने के लिए। अगर इसने 2-3 भी खाए तो मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं रिंकी, कुछ सोच। अब बहुत ही सोचने विचारने के बाद रिंकी अपनी सास को तो वो वड़ा पाव देती ही है, लेकिन विमला को अलग ही प्लेट में वड़ा पाव देते हुए कहती है, माँ जी, अब आप लोग खाइए, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ।
विमला खा कर बता, मेरी बहू ने वड़ा पाव कैसे बनाया है। बने तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा तीखा है, बहुत ही तीखा है ये तो, मुझसे नहीं खाया जाएगा कुंती। अरे मैं भी तो खा ही रही हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा तीखा। विमला को वड़ा पाव इसीलिए भी तीखा लग रहा था क्योंकि रिंकी ने उसके वड़ा पाव में लाल मिर्च मिला के दी थी, जिसे खाने के बाद तो विमला की हालत ही खराब हो गई। लेकिन कुंती के वड़ा पाव नॉर्मल थे, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। तुम लोग ही जानो मेरी एक्टर बहू क्या खाती है क्या नहीं। तू रहने दे विमला, तुझसे नहीं होगा। कुंती तू मान ना मान, जरूर इसमें कुछ था। मेरा पेट गुड़गुड़ हो रहा है, चलती हूँ मैं। अब ये देखकर रिंकी खुद से कहती है, अब आएगा ना मजा। विमला आंटी, मैं और मेरा वड़ा पाव को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। माँ जी को क्या कहा था कि बहू को सर पर मत चढ़ा, और खुद भी वड़ा पाव खाने बैठ गई। अब देर शाम जब रिंकी का पति राकेश ऑफिस से आता है तो वो भी अपनी बीवी के हाथों की बने वड़ा पाव की तारीफ करता है और कहता है, पता है माँ, आज ऑफिस में सबने रिंकी के बने वड़ा पाव की कितनी तारीफ की। मुझे भी बहुत पसंद आए बहू के हाथों के वड़ा पाव, और खाकर तो मानो मजा ही आ गया हो। रिंकी को तो उसके घर उसकी माँ दामिनी वड़ा पाव खाने के लिए रोकती थी क्योंकि वो वड़ा पाव के अलावा कुछ नहीं खाती थी, और यहाँ आकर तो ना सिर्फ खुद बल्कि वो अपनी सास को भी वड़ा पाव खाने की आदी बना देती है। अब अगली सुबह कुंती के घर विमला की एंट्री होती है। कुंती कहाँ है तू? तूने तो वो वड़ा पाव क्या खिलाया, मेरा पेट तो चालू हो गया है। कल से ही वॉशरूम में बैठी हूँ, कौन सी दुश्मनी निकाली है तूने? कैसी बातें कर रही है? जो वड़ा पाव तूने खाया वही मैंने भी खाया था। देख, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी भी वड़ा पाव ही खा रही हूँ। खाएगी? आजा आजा। ना ना ना, मेरा तो पेट जवाब दे रहा है। चलती हूँ, ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो समझदार भी थी। वो अपनी डाइट और फेस को ग्लो करने के लिए कुछ ना कुछ खाती रहती। उसको खाने में मलाई बहुत पसंद थी। गर्मी का वक्त था, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी और हम सब जानते हैं कि गर्मी में बाहर जाने से बॉडी पर टैनिंग हो जाती है। एक दिन मीनाक्षी घर में बैठकर फोन चला रही थी। उसने YouTube पर मलाई खाने के फायदे देखे। YouTube पर बता रहे थे कि मलाई खाने से मांसपेशी की कमजोरियां दूर होती है और महिलाओं को भी कमजोरी नहीं होती, साथ ही आंखों के लिए भी फायदेमंद होती है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा मलाई खाने लगी। एक दिन वो अपनी ऑफिस की फ्रेंड सीमा के साथ ऑफिस जा रही थी। मीनाक्षी दुकान से मलाई खरीदती है। ये देखकर सीमा कहती है, मीनाक्षी, क्या तू रोज रोज ये मलाई खरीद कर खाती रहती है? तू रोज एक ही चीज खाकर बोर नहीं होती है क्या? नहीं, भला कोई अपनी पसंदीदा चीज खाने से कभी बोर हो सकता है क्या? मुझे मलाई बहुत पसंद है, इसलिए ही तो खाती हूँ। पर मलाई खाने से क्या ही फायदा है? कुछ ऐसा खाना जिससे तेरे शरीर को लग जाए। मलाई खाने के क्या ही फायदे हैं? न स्वाद है और न ही कुछ और। उसमें इतना सारा फैट है, बस रोज के रोज मलाई खाती रह तू। क्या बात कर रही है? तुझे मलाई खाने के फायदों के बारे में नहीं पता क्या? देख, तुझे मैं बताती हूँ। मलाई खाने से मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है। महिलाओं में कमजोरी को दूर करने में मददगार होती है मलाई, और साथ ही आँखों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। समझी बुद्धू? पर मैंने तो सुना है कि मलाई खाने के अलावा मलाई चेहरे पर भी लगाते हैं, जिससे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते, टैनिंग दूर हो जाती है, चेहरा ग्लो करता है। अच्छा, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने आज तक बस मलाई खाने के फायदे ही सुने हैं, पर तूने तो मुझे लगाने के लिए भी बता दिए। थैंक यू बहन। अब चल ऑफिस चले, वरना लेट हो जाएंगे। दोनों बातें करते करते ऑफिस चली जाती है। मीनाक्षी के दिमाग में अब मलाई खाने के साथ साथ मलाई लगाने का भूत भी चढ़ गया। अब वो पूरे दिन गूगल पर मलाई के बारे में जानकारी इकट्ठी करती रहती। एक दिन मीनाक्षी घर में थी और उसने देखा कि फेस को ग्लो करने के लिए मलाई के होम रेमेडी के बारे में दिखा रहे थे। फिर क्या था, मीनाक्षी ने मलाई ली और रेमेडी तैयार करके अपने चेहरे पर लगा ली। वो कुछ देर फेस पैक लगाकर बैठी ही थी कि उसकी माँ सरला उसको देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत, बचाओ बचाओ, मेरे घर में डायन बैठी है, कोई तो बचाओ। आलतू जलालतू, तू आई बला को टालतू। अपनी माँ को चिल्लाते देखकर मीनाक्षी कहती है, माँ, ये मैं हूँ, तुम्हारी बेटी मीनाक्षी। ये मैं ही हूँ, ना कि कोई डायन। अब चिल्लाना भी बंद करो।
अरे ओ नास बेटी औलाद, तूने अपने इस चेहरे पर क्या गोबर पोत रखा है? ये क्या करके बैठी है? माँ ये कोई गोबर नहीं है बल्कि मलाई का बनाया हुआ फेस पैक है। अभी तक तो तुझे मलाई खाने का शौक था, अब ये नया शौक कब से पाल लिया तूने कि मलाई को चेहरे पर भी लगाया जाता है? तुम रहने दो माँ, तुम्हें नहीं पता मैं बाहर जाती हूँ, मेरी बॉडी पर टैनिंग हो जाती है और मेरी गोरी स्किन काली नजर आने लगती है। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलकर सरला वहाँ से निकल जाती है। अब मीनाक्षी की जब जब छुट्टी होती तो वो घर पर मलाई के नए नए तरीके के फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाती रहती। कुछ दिनों में उसके फेस पर ग्लो आने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो खुद की ही अपनी धुन में गाना गुनगुनाते हुए बाजार मलाई खरीदने जा रही थी। तभी वो शिवम नाम के लड़के से टकराती है। मीनाक्षी उसको गुस्से में बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्या देखकर चलना ही नहीं आता? मैडम आपको भी दिखाई नहीं देता क्या? वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो तुम मुझसे टक्कर खा रहे हो, ऊपर से उल्टा मुझे ही जवाब दे रहे हो। अरे मैडम आप भी अजीब हो, मुझे टक्कर मारकर मुझे सॉरी बोलने के बजाय मुझे सुना रही हो। सॉरी बोलेगी मेरी जूती, समझे? तुम लड़की हो या आफत की पुड़िया, इतना घमंड किस बात का है तुम में? मैं घमंड क्यों ना करूं, मैं लड़की हूँ, आई समझ में। अब चलते बनो यहाँ से। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और अपनी मलाई लेने जाती है। अब आए दिन वो नए नए तरीके से मलाई लगाती और वो कुछ भी बनाती उसमें भी मलाई डालकर खाती। साथ ही मलाई लगाने और खाने के लिए अपनी माँ को भी देती। एक रात मीनाक्षी मलाई खा रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास पानी का ग्लास लेकर आती है और उसके हाथ से मलाई छीन लेती है और कहती है, अब इसको रात को खाना तो छोड़ दे, जब देखो मलाई खाती रहेगी या तो मुंह पर लगाती रहेगी। अरे माँ, इसको खाने से और लगाने से ना ग्लो आता है और स्किन को पोषण भी मिलता है। देखो देखो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। हाँ हाँ, देख लिया तेरी मलाई का कमाल। पर इसको रात में मत खाया कर, तुझे भूख कम लगने लगेगी। पेट फूलने की समस्या मलाई के अधिक सेवन से हो सकती है। तू क्या चाहती है कि तू मलाई खाए और पेट में तुझे दिक्कत आ जाए? चल सो जा अब। अरे माँ, पर मलाई तो देकर जाओ, पक्का नहीं खाऊंगी मैं। नहीं दूंगी, तेरा कोई भरोसा नहीं है। इतना कहकर सरला उसके कमरे से मलाई लेकर चली जाती है। दिन बीतते हैं। ज्यादा मलाई लगाने से और खाने से मीनाक्षी के चेहरे पर दाने होने लगते हैं, खुजली होने लगती है और उसे जलन की समस्या होती है। साथ ही मलाई का सेवन करने से अब उसकी भूख कम होनी शुरू हो जाती है। एक दिन उसकी दोस्त सीमा उसके घर किसी काम से आती है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। तभी सीमा उसको बोलती है, ओए, तेरे गाल पे इतने पिंपल कैसे हो रहे हैं? एक्ने क्यों हो रहे हैं तुझे? और इतनी पतली कैसे होती जा रही है तू? कमजोर सी भी लग रही है तू। अरे नहीं तो, वो अभी थोड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पता नहीं यार मैं कैसे इतनी पतली हो रही हूँ, क्योंकि भूख कम लगती है ना अब मुझे। तू ना अनाड़ी की अनाड़ी ही रहेगी। तू इतनी बड़ी हो गई है, पर तुझे ये नहीं पता कि कोई चीज कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए। सीमा मीनाक्षी को शीशे के पास ले जाते हुए कहती है, देख जरा अपने आप को शीशे में, देख कैसी हो गई है तू। ज्यादा मलाई लगाने से स्किन के पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे स्किन पर पिंपल होते हैं, खुजली होने लगती है और मलाई ज्यादा खाने से भूख कम लगती है। इसलिए तू इतनी कमजोर होती जा रही है, समझी? अब तू भी मेरी मम्मी बन जा, वो भी पूरे दिन मुझे मलाई खाने और लगाने के लिए मना ही करती रहती है। तू ही देखना कितनी गर्मी है, गर्मियों पर स्किन पर टैनिंग हो जाती है। अगर नहीं लगाऊंगी तो पूरा फेस काला दिखेगा मेरा। देख, गर्मी है तो इतना तो साफ है कि अगर तू बाहर जाएगी तो तेरे फेस और बॉडी पर टैनिंग होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बस पूरे चेहरे पर मलाई ही लगाती रहे। किसी भी चीज को उपयोग करने की कोई लिमिट होती है। अगर तू लिमिट पर यूज नहीं करेगी तो तेरे फेस की बैंड बच जाएगी, समझी पागल औरत? दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सरला उन दोनों के लिए रूह अफ़ज़ा बना कर लाती है और उन दोनों को रूह अफ़ज़ा देकर कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तो इसको यही समझाती हूँ। मलाई खाने लगाने से जितना फायदा उतना ही नुकसान होता है, पर ये है कि मेरी सुनती ही कहाँ है। बस हर थोड़ी देर में या तो मलाई खाएगी या तो मुंह पर लगाकर बैठ जाएगी। पता नहीं कहाँ से मलाई की ये सब सीखते रहती है और चेहरे पर लगाती रहती है। मलाई खा खा कर अपना पूरा फेस खराब करके बैठ गई है महारानी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। ज्यादा मलाई लगाने से मैंने अपना पूरा चेहरा ही बिगाड़ लिया है।
अब से मैं महीने में बस एक बार ही मलाई का यूज करूंगी। हाँ, अपने इस बड़े दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया कर। चलो अब तुम दोनों बात करो, मैं जाकर तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब सरला उन दोनों को ये बोलकर वहाँ से उन दोनों के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। सीमा और मीनाक्षी दोनों बैठकर बातें करने लगती है। अब मीनाक्षी को भी ये समझ आ गया था कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा इस्तेमाल करना उस चीज का नुकसान देता है। अब वो बस महीने में एक बार ही मलाई लगाती और कभी कभी ही शौकिया तौर पर मलाई का सेवन करती।